हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सुजाता परिहार और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल रीड टू सक्सीड में। और इस वीडियो में हम कवर करेंगे क्लास 12th के मैक्रो इकोनॉमिक्स से चैप्टर नंबर 1 के बारे में। चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन और जो हमने रेफरेंस लिया वो हमने लिया टी.आर. जैन और वी.के. ओरी की बुक से। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा चैप्टर। तो इस चैप्टर में हमको कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने हैं? मीनिंग ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, डिफरेंशिएट करना है हमें माइक्रो और मैक्रो में, और स्कोप एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैक्रो। तो ये सारे टॉपिक्स हम देखो। पहला पॉइंट क्या है? मीनिंग ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स की। मैक्रो इकोनॉमिक्स की क्या मीनिंग होती है? दो चीजें पढ़ते हैं हम, एक पढ़ते हैं माइक्रो, दूसरा हम पढ़ते हैं मैक्रो। माइक्रो जब हम पढ़ते हैं तो वो हम पढ़ते हैं इंडिविजुअल लेवल पे या इंडिविजुअल फर्म पे, इंडिविजुअल हाउस होल्ड्स पे। मैक्रो जब हम पढ़ते हैं वो हम पढ़ते हैं इकोनॉमी एज अ होल, पूरी इकोनॉमी के बारे में। अगर मैं एक एग्जांपल लूँ सॉल्ट का, मैं एक सॉल्ट का एग्जांपल लूँ कि सॉल्ट की जो डिमांड है या सप्लाई है, ठीक है, डिमांड मान लेते हैं कि आपके घर में सॉल्ट की क्या डिमांड है, तो वो क्या हो गया? इंडिविजुअल हाउस होल्ड हो गया कि आपके घर में क्या डिमांड है सॉल्ट की। अगर मैं ये मान लूँ कि सॉल्ट की डिमांड हमारी पूरी इकोनॉमी में कितनी है, ठीक है, अगर भले ये पूछे कि सॉल्ट की डिमांड इकोनॉमी में कितनी है या ये पूछे कि सॉल्ट की डिमांड आपके घर में कितनी है, ये आएगी माइक्रो में, ये मैक्रो में नहीं आएगी। भले इकोनॉमी वाली पूछे चाहे इंडिविजुअल वाली पूछे, क्योंकि मैक्रो में हम इकोनॉमी एज अ होल पढ़ते हैं। हम सिर्फ सॉल्ट एक इंडिविजुअल, एक यूनिट है, एक इंडिविजुअल प्रोडक्ट है पूरी इकोनॉमी के। मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम ऑल गुड्स एंड सर्विसेज को कंसीडर करेंगे। इसमें सिर्फ हम एक पर्टिकुलर यूनिट, एक पर्टिकुलर गुड्स को या एक पर्टिकुलर सर्विस को कंसीडर नहीं करेंगे। मैक्रो में जब हमसे सारे हमारी इकोनॉमी में जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज है उनके बारे में पूछे तो वो हम मैक्रो में कंसीडर करेंगे। माइक्रो में हम सिंगल यूनिट को कंसीडर करते हैं, इंडिविजुअल लेवल पे कंसीडर करते हैं, लेकिन पूरी इकोनॉमी में जितनी भी चीजें हो रही हैं वो सब में हम मैक्रो में करते हैं। अब यहाँ बोलोगे कि ये तो पूरी इकोनॉमी का पूछा था, लेकिन सॉल्ट जो था वो तो एक इंडिविजुअल यूनिट थी ना। अब अकेली सॉल्ट की स्टडी के लिए मैक्रो लेवल को थोड़ी परेशान करेंगे, वो तो हम माइक्रो में पढ़ लेंगे। देखो, मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम एट द मैक्रो लेवल। इसके नाम से पता चलता है कि एट द मैक्रो लेवल यानी बड़े लेवल पे, और एट द लेवल ऑफ द इकोनॉमी एज अ होल कि पूरी इकोनॉमी पे। सर्टेन वेल नोन इकोनॉमिक प्रॉब्लम इंक्लूड, कुछ इकोनॉमिक प्रॉब्लम होती है, क्या होती है? द प्रॉब्लम रिलेटेड टू जीडीपी ग्रोथ, जीडीपी ग्रोथ से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स होगी वो हम मैक्रो में पढ़ेंगे। जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होगी वो हम मैक्रो में पढ़ेंगे। द प्रॉब्लम ऑफ इन्फ्लेशन, महंगाई से एंड डिफ्लेशन यानी सस्ती चीजों से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होगी वो हम इसमें पढ़ेंगे। प्रॉब्लम ऑफ फंड्स फॉर इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट में जितने भी फंड्स की रिलेटेड प्रॉब्लम है वो हम मैक्रो में पढ़ेंगे। द प्रॉब्लम रिलेटेड टू एक्सचेंज रेट एंड बीओपी, एक्सचेंज रेट और बीओपी से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम होगी वो हम मैक्रो में पढ़ेंगे। एक्सचेंज रेट यानी कि $1 के लिए आपको कितने रुपए देने पड़ते हैं? 70। तो ये एक्सचेंज रेट, इससे रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम होगी वो सब हम मैक्रो में पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है ये अब हमें पढ़ना है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है? जैसे बताया कि जब हम किसी इंडिविजुअल के बारे में पढ़ते हैं, मैक्रो में हम पूरी इकोनॉमी के बारे में पढ़ते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज इकोनॉमिक रिलेशनशिप और इकोनॉमिक प्रॉब्लम एट द लेवल ऑफ एन इंडिविजुअल, ठीक है, एन इंडिविजुअल फर्म, चाहे वो कोई इंडिविजुअल फर्म हो या इंडिविजुअल हाउस होल्ड या फिर कोई इंडिविजुअल कंज्यूमर हो, ठीक है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स इंडिविजुअल लेवल पे स्टडी करती है। मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज इकोनॉमिक रिलेशनशिप और इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स एट द लेवल ऑफ द इकोनॉमी एज अ होल। जब हम पूरी इकोनॉमी की प्रॉब्लम्स के बारे में स्टडी करते हैं तो वो हम मैक्रो में करते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज बेसिकली कंसर्न विद डिटर्मिनेशन ऑफ आउटपुट एंड प्राइस फॉर एन इंडिविजुअल फर्म और इंडस्ट्री की। एक फर्म, कोई सिंगल फर्म या सिंगल इंडस्ट्री जो है उसका क्या प्राइस है, उसके जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज है उसका, और उसका कितना आउटपुट है कि कितना वो आउटपुट करती है, कितना वो प्रोडक्ट्स जो है वो प्रोड्यूस करती है। तो अकॉर्डिंगली माइक्रो इज ब्रीफली रेफर टू एज द थ्योरी ऑफ प्राइस। थ्योरी ऑफ प्राइस माइक्रो में स्टडी करी जाती है कि क्या प्राइस है किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का, ठीक है। तो ये सब जब हम पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स के बारे में बात करें या किसी भी एक
पर्टिकुलर इंडस्ट्री, एक सिंगल फर्म में जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उसके प्राइस के बारे में बात करें, या उसी सिर्फ एक सिंगल इंडस्ट्री के बारे में जो भी उसमें जो भी प्रोडक्शन हो रही है उसके बारे में बात करें, उसका आउटपुट कितना निकल के आ रहा है, तो माइक्रो में स्टडी करेंगे। और मैक्रो में हम क्या स्टडी करेंगे? मैक्रो इज बेसिकली कंसर्न विद द डिटर्मिनेशन ऑफ एग्रीगेट आउटपुट एंड जनरल प्राइस लेवल ऑफ द इकोनॉमी एज अ होल। मतलब कि हमारी पूरी इकोनॉमी में जितनी भी फर्म्स है, सारी फर्म्स को इंक्लूड कर तो उसका कितना आउटपुट है। माइक्रो में तो सिंगल फर्म का आउटपुट और सिंगल फर्म का प्राइस, लेकिन मैक्रो में जितनी भी फर्म है उसका आउटपुट और उसका प्राइस लेवल, वो सब हम जब हम पढ़ेंगे तो हम मैक्रो में पढ़ेंगे। मैक्रो इकोनॉमिक्स ब्रीफली रेफर टू एज द थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। इसमें हम इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट की थ्योरी पढ़ते हैं। स्टडी ऑफ माइक्रो अज्यूम्स दैट मैक्रो वेरिएबल रिमेन कांस्टेंट। जितने भी मैक्रो वेरिएबल्स होते हैं, एग्रीगेट डिमांड या एग्रीगेट सप्लाई, ये सब हम जब माइक्रो में ये अज्यूम करके चलते हैं कि ये कांस्टेंट होते हैं। एग्जांपल, इट इज अज्यूम दैट एग्रीगेट आउटपुट हम किस में स्टडी करते हैं? मैक्रो इकोनॉमिक्स में। इज गिवन व्हाइल वी आर स्टडिंग डिटर्मिनेशन ऑफ आउटपुट एंड प्राइस ऑफ एन इंडिविजुअल फर्म और इंडस्ट्री। जब हम किसी इंडिविजुअल फर्म के बारे में पढ़ेंगे कि उसका कितना आउटपुट है या उसका कितना प्राइस है किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का, तो हम ये अज्यूम करके चलेंगे कि एग्रीगेट आउटपुट जो है हमारी इकोनॉमी में सारे प्रोडक्ट्स का, वो गिवन है और वो कॉन्स्टेंट है। दैट विल नॉट बी चेंज। ठीक है, वो चेंज नहीं होगा। तो वो एग्रीगेट आउटपुट जो है वो कांस्टेंट है, और जो प्राइस और आउटपुट जो हम पढ़ेंगे इंडिविजुअल फर्म का, जब हम पढ़ेंगे तो एग्रीगेट आउटपुट हमारा कांस्टेंट रहेगा। हम ये मान के चलेंगे। मैक्रो वेरिएबल्स कांस्टेंट रहते हैं जब हम माइक्रो में स्टडी करते हैं, और जब हम मैक्रो में स्टडी करते हैं तो जितने भी माइक्रो वेरिएबल्स होते हैं वो सब कांस्टेंट रहते हैं। एग्जांपल, इट इज अज्यूम दैट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम रिमेन्स कांस्टेंट व्हेन वी आर स्टडीइंग द डिटर्मिनेशन ऑफ एग्रीगेट आउटपुट एंड इनकम लेवल। जो इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन है हमारी इकोनॉमी में वो कांस्टेंट होगा जब हम पढ़ेंगे एग्रीगेट आउटपुट और इनकम लेवल को। ठीक है, तो मैक्रो में माइक्रो वेरिएबल्स कांस्टेंट रहेंगे, ठीक है, और माइक्रो में मैक्रो वेरिएबल्स कांस्टेंट रहेंगे। मार्केट फोर्सेस और सप्लाई एंड डिमांड, मतलब जो भी सप्लाई और डिमांड होती है, मार्केट फोर्सेस प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम्स लाइक द प्रॉब्लम ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग और फैक्टर प्राइसिंग। कि सप्लाई और डिमांड जो होता है, किसी भी प्रोडक्ट की क्या सप्लाई है और उस प्रोडक्ट की क्या डिमांड है, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जब भी हम प्राइसिंग करते हैं या फैक्टर प्राइसिंग करते हैं तो ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब ये सब क्या होता है ये आने वाले चैप्टर्स में हम पढ़ेंगे। अभी फिलहाल के लिए इतना ही जानना जरूरी है कि सप्लाई और डिमांड बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है जब भी हम फैक्टर प्राइसिंग या प्रोडक्ट प्राइसिंग करते हैं, इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। तो और गवर्नमेंट पॉलिसी जैसे मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, ये सब इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है मैक्रो इकोनॉमिक्स में, लाइक द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी एंड इन्फ्लेशन। देखो, गवर्नमेंट पॉलिसी यानी कि मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी प्ले अ significant role in the context of macroeconomic problem like the problem of unemployment, poverty and inflation। इसमें जो भी मॉनेटरी पॉलिसी होती है या जो भी फिस्कल पॉलिसी होती है जो हमारी गवर्नमेंट डिसाइड करती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है मैक्रो इकोनॉमिक्स में। जब भी हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में कुछ भी स्टडी करेंगे तो ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी। ठीक है, अब लास्ट टॉपिक है स्कोप एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैक्रो। तो सबसे पहले स्कोप पढ़ लेते हैं। स्कोप मतलब कि फील्ड्स, कि इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है, और ये जितने भी इसमें टॉपिक पॉइंट्स आएंगे ना, ये सारे हमारे आगे आने वाले चैप्टर्स ही है। तो ये सारे चैप्टर्स ही हैं जो हमें आगे पढ़ने हैं। स्कोप यानी कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम क्या क्या चीज़ें पढ़ते हैं, क्या क्या चीज़ें करते हैं, तो ये सब चीज़ें हमारे आगे आने वाले चैप्टर्स में हैं। तो पहली चीज़ क्या है? एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। कि नेशनल इनकम, जो हमारी नेशनल इनकम होती है यानी हमारी इकोनॉमी की जो इनकम होती है ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, वो हम इसमें मैक्रो में एस्टिमेट करते हैं। और उससे रिलेटेड जो एग्रीगेट्स होते हैं यानी कि जीडीपी, एनडीपी, ये सब भी हम इसी में पढ़ते हैं। ठीक है, जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि जो हमारी इकोनॉमी में हमारी टेरिटरी के अंदर जो भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस हुए हैं वो जीडीपी में आते हैं। एनडीपी में हम डेप्रिसिएशन को माइनस कर देते हैं, है ना, जीडीपी में से डेप्रिसिएशन को माइनस कर देते हैं तो एनडीपी निकल के आ जाता है। ठीक है, तो एनडीपी में हम डेप्रिसिएशन नहीं लेते हैं, जीडीपी में हम लेते हैं। मैक्रो
एनडीपी होता है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टार्ट विद द कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम, ठीक है, नेशनल इनकम। मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टार्ट ही किससे होता है, नेशनल इनकम से, कि हमारी जो नेशनल इनकम है, हमारी इकोनॉमी की जो इनकम है वो कितनी है, वो सब कैलकुलेट करना। इट डील्स विद द डेफिनेशन एंड एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम, नेशनल इनकम की डेफिनेशन और एस्टिमेशन की, कैसे उसको एस्टिमेट करते हैं, वो सब हम इसमें पढ़ते हैं। एंड इट्स रिलेटेड एग्रीगेट्स, और इससे रिलेटेड जितने भी एग्रीगेट्स हैं वो भी, लाइक जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड एनडीपी यानी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो ये सब हम किस में पढ़ते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। और पहला ही चैप्टर आगे आने वाले टाइम में आपको यही मिलेगा, दूसरा तीसरा चैप्टर होगा शायद। थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अब एम्प्लॉयमेंट की थ्योरी, इसमें हम एम्प्लॉयमेंट मतलब एम्प्लॉयमेंट भी पढ़ेंगे, अनएम्प्लॉयमेंट भी पढ़ेंगे, और अनएम्प्लॉयमेंट को कम करने के क्या क्या तरीके हैं वो भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। मैक्रो इकोनॉमिक स्टडी द थ्योरीज रिलेटेड टू एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी, कि इसमें हम क्या स्टडी करते हैं, एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट पॉइंट है सॉरी, थ्योरी ऑफ मनी, कि हमारी इकोनॉमी में मनी कैसे क्रिएट होता है, पैसे कैसे क्रिएट होते हैं, क्रेडिट कैसे क्रिएट होता है, जो भी हमारे बैंक है कैसे काम करते हैं, कैसे वो क्रिएशन करते हैं मनी का, मनी फ्लो कैसे चलता है, ये सब चीज़ें हम पूरा मैक्रो में पढ़ेंगे। ये भी आगे आएगा चैप्टर पूरा, उसमें सारा देखेंगे कि कैसे कैसे क्या क्या होता है। अभी के लिए इतना जानना जरूरी है कि बस ये एक पॉइंट है, स्कोप है, वैसे ये क्वेश्चन आएगा नहीं एग्जाम में, बट स्टिल अगर आ गया तो पता होना चाहिए। क्रिएशन ऑफ मनी और क्रिएशन ऑफ क्रेडिट बाय द कमर्शियल बैंक इज एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, की मनी क्रिएट करना या क्रेडिट क्रिएट करना बाय कमर्शियल बैंक एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है मैक्रो इकोनॉमिक्स का। अगला पॉइंट है डी पॉइंट, थ्योरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल, इन्फ्लेशनरी एंड डिफ्लेशनरी गैप्स। जनरल प्राइस लेवल क्या, जैसे हम कभी कभी बोलते हैं कि हमारे इंडिया में बहुत महंगाई हो गई है, क्या हो गई है, महंगाई हो गई है, इसका मतलब हुआ कि इन्फ्लेशन हो गई है। या हम कभी कभी बोलते हैं आजकल तो चीज़ें बहुत सस्ती मिल रही है, सस्ती मिल रही है, इसका मतलब क्या हो गया कि अभी क्या चल रहा है इंडिया में, डिफ्लेशन, ठीक है। तो ये सब जनरल प्राइस लेवल में आता है, और इसमें ही हम पढ़ते हैं कि इन्फ्लेशनरी गैप और डिफ्लेशनरी गैप क्या होता है, ये सब हम किस में पढ़ते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स में। इट रिवील्स द ट्रेंड पाथ ऑफ द जनरल प्राइस लेवल लीडिंग टू इन्फ्लेशनरी एंड डिफ्लेशनरी गैप्स इन द इकोनॉमी, की इकोनॉमी में क्या चल रहा है, इन्फ्लेशनरी गैप, डिफ्लेशनरी गैप, तो ये सब हम मैक्रो में पढ़ते हैं। अगला, रोल ऑफ द गवर्नमेंट यानी गवर्नमेंट बजट। जो गवर्नमेंट का रोल है हमारी इकोनॉमी में वो क्या है, कि गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर कितना है, गवर्नमेंट का रेवेन्यू कितना है, ये सब भी, और गवर्नमेंट कौन कौन सी हमारे लिए पॉलिसीज़ लेकर आती रहती हैं, नई नई योजनाएं लाती रहती हैं, तो ये सब चीज़ें मैक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी की जाती है। मैक्रो इकोनॉमिक स्टडी हाउ गवर्नमेंट बजट इम्पैक्ट द लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी इन द इकोनॉमी, की इन सब चीज़ों की वजह से हमारी इकोनॉमी में क्या क्या इम्पैक्ट पड़ता है, ये सब चीज़ें हम मैक्रो में पढ़ते हैं। लास्ट टॉपिक है एक्सचेंज रेट एंड, नहीं हाँ लास्ट पॉइंट है एक्सचेंज रेट एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट। एक्सचेंज रेट क्या होता है, जैसे कि $1 की वैल्यू हो गई 70 रुपीज़, तो ये एक्सचेंज रेट हुआ कि हमको अगर $1 खरीदना है तो हमको बदले में 70 रुपये देने पड़ेंगे, तो ये एक्सचेंज रेट हुआ। बैलेंस ऑफ पेमेंट, BOP क्या होता है, कि जो बचा हुआ बैलेंस है उसकी मतलब बची हुई जो पेमेंट है उसकी पेमेंट, ठीक है। तो मतलब ये सब चीज़ें भी हमको किस में पढ़नी है, मैक्रो इकोनॉमिक्स में। डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट एंड द वे इट इज़ managed in the international money market is an important element of the scope of macroeconomics, कि कैसे डिसाइड होता है कि $1 की कीमत 70 रुपये है, ये कैसे डिसाइड होगा, ठीक है, ये भी मैक्रो में पढ़ते हैं। इम्पॉर्टेंट है ये मैक्रो इकोनॉमिक्स का एलिमेंट है, ये मैक्रो इकोनॉमिक्स का, और बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैसे हम एक्सचेंज रेट को डिसाइड करते हैं, कैसे डिसाइड करते हैं कि $1 की कीमत कितने रुपीज़ में होगी या कि 1 पाउंड की कीमत कितने रुपीज़ में होगी इंटरनेशनल मनी मार्केट में, हम इसको पढ़ते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैक्रो इकोनॉमिक्स के स्कोप हैं, तो ये सब थे। एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम हो गया, थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट हो गया, थ्योरी ऑफ मनी हो गया, थ्योरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल, रोल ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, और लास्ट एक्सचेंज एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट। अब हम चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ जो है सिग्निफिकेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। अगला है सिग्निफिकेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। सिग्निफिकेंस यानी कि इम्पोर्टेंस, सिग्निफिकेंस होता है एक तरीके से इम्पोर्टेंस। स्कोप तो था फील्ड की, उसमें क्या क्या पढ़ते हैं,
सिग्निफिकेंस में हम कि मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ने के फायदे क्या क्या, इंपॉर्टेंस क्या क्या है। देखो डिस्क्रिप्शन ऑफ द इकोनॉमी, देखो इससे हमें क्या क्या पता चलता है, नेशनल इनकम पता चल जाती है, अनएम्प्लॉयमेंट की क्या सिचुएशन है, गवर्नमेंट बजट किस तरह से हेल्प कर रहा है, ये सब चीजें। मैक्रो इकोनॉमिक्स ऑफर्स अ डीप डिस्क्रिप्शन ऑफ द इकोनॉमी, ठीक है। एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम रिवील्स द नेचर एंड लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी इन द इकोनॉमी। जब हम नेशनल इनकम निकालते हैं तो हमें क्या पता चलता है कि हमारी जो इकोनॉमी है उसमें इकोनॉमिक एक्टिविटी किस लेवल पे हो रही है, उसका नेचर क्या है, ये सब चीज़ें हमें पता ही चलती है किससे, मैक्रो इकोनॉमिक्स की हेल्प से। जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की हेल्प से नेशनल इनकम निकालते हैं तब। स्टडी ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट रिवील्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द प्रॉब्लम एंड द वे इट कैन बी हैंडल्ड। जब हम अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में स्टडी करते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट है हमारी कंट्री में इतनी है, इस वजह से है, जब ये सब चीज़ें हम स्टडी करते हैं तो हमें साथ साथ ये भी पता चल जाता है कि ये प्रॉब्लम किस वजह से है, ठीक है, और हम इसको कैसे हम इसको हैंडल कर सकते हैं, इसको सॉल्व कैसे करें। तो ये इसलिए भी हमें मैक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प करता है कि हम अनएम्प्लॉयमेंट को सॉल्व कर सकते हैं इसकी स्टडी से। गवर्नमेंट बजट रिवील्स द वे इकोनॉमी इज रेगुलेटेड बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट बजट हमें ये बताता है कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो हमारी इकोनॉमी को कैसे रेगुलेट कर रही है, किस तरीके से रेगुलेट कर रही है, कि हमारी इकोनॉमी को फायदा हो रहा है, नुकसान हो रहा है। इस सब चीज़ों से गवर्नमेंट बजट से हम ये आइडिया लगा सकते हैं कि हमारी जो इकोनॉमी कैसे रेगुलेट हो रही है, सही चल रही है कि खराब चल रही है, कैसी चल रही है, इन्फ्लेशन आ रहा है, डिफ्लेशन आ रहा है, पॉलिसीज की वजह से क्या हो रहा है। तो ये सब हमें गवर्नमेंट बजट से पता चलता है। नेक्स्ट पॉइंट है रोड मैप ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। कि गवर्नमेंट जब भी कोई पॉलिसी लाती है, ठीक है, कि कोई भी पॉलिसी लेकर आई तो उससे हमें ये पता चल जाता है कि उससे हमारी कितनी डेवलपमेंट हो रही है, हमारा कितना प्रॉफिट हो रहा है, हमारा कितना लॉस हो रहा है, क्या डेवलपमेंट हमारी चल रही है उस पॉलिसी की वजह से। तो उससे हमें आइडिया लग जाता है। मैक्रो इकोनॉमिक्स ऑफर्स अ रोड मैप ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ आर ड्रॉन बाय असेसिंग द नीड्स एंड मीन्स ऑफ द इकोनॉमी, ठीक है। ये सब कैसे ड्रॉन किए जाते हैं कि हमारी इकोनॉमी में किस चीज़ की ज़रूरत है, तो उस हिसाब से हम पॉलिसीज बनाते हैं कि हमारी इकोनॉमी में अगर अनएम्प्लॉयमेंट की कमी है तो हम उस हिसाब से पॉलिसीज बनाएंगे, अनएम्प्लॉयमेंट को लेके। किसी इन्फ्लेशन ज़्यादा है तो उस हिसाब से पॉलिसी बनाएंगे, डिफ्लेशन ज़्यादा है तो उस हिसाब से पॉलिसी बनाएंगे। तो ये एक पूरा रोड मैप क्रिएट कर देती है कि ताकि हमारी जो इकोनॉमी में ग्रोथ हो सके। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स से हमें पता चल जाता है कि क्या चीज़ की हमारी इकोनॉमी में कमी है ताकि हम पॉलिसीज बनाएं और उसको सही करें। अगला है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। ये बिल्कुल वैसे ही है। स्टडी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प इन अचीविंग द इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। दिस इज अचीव थ्रू एप्रोप्रिएट मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिस्कल पॉलिसी। जब हम मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी बनाते हैं तो हमें हमारी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का पता चलता है। अब ये क्या होते हैं ये आने वाले चैप्टर्स में हम पढ़ेंगे। विद द हेल्प ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स हमें हमारी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का पता चलता है कि हमारी जो इकोनॉमी है वो कहाँ स्टैंड करती है, हमारी इकोनॉमी कितनी ग्रो कर रही है, ठीक है, ये सब चीज़ें हमें पता चल जाती हैं। अगला पॉइंट है डी पॉइंट, BOP यानी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट से हमें हमारी इकोनॉमी की जो कंडीशन है बाकी वर्ल्ड के मुकाबले उससे हम उसको कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है, कि कितनी है, कैसी चल रही है हमारी इकोनॉमी, ठीक है। BOP स्टेटस ऑफ अ कंट्री रिवील्स परफॉर्मेंस ऑफ द इकोनॉमी इन रिलेशन टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। कि वर्ल्ड के मुकाबले हमारी इकोनॉमी की परफॉर्मेंस जो है वो कैसी है, ठीक है। ये हमें किससे पता चलती है, बैलेंस ऑफ पेमेंट से। और बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है, यानी BOT, बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है, एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट। शोज आर कैपेसिटी टू एक्सपोर्ट एंड कंपल्शन टू इम्पोर्ट। कि हमारे जो एक्सपोर्ट है वो कितने ज़्यादा है एज कंपेयर टू आर इम्पोर्ट्स। देखो एक्सपोर्ट का मतलब है जो हमने सामान बाहर भेजा, हमने सामान जो है बाहर भेजा उसको हम एक्सपोर्ट में काउंट करते हैं। और जो हमने बाहर से लिया, जो भी चीज़ें हम बाहर से मंगवाते हैं वो इंपोर्ट होती हैं और जो हम भेजते हैं वो एक्सपोर्ट होती है। हमारी कंट्री के लिए फ़ायदा कहाँ है, जब हम एक्सपोर्ट करते हैं तो हमारी कंट्री के लिए फ़ायदा होता है। और ये सब हम BOT में पढ़ते हैं, यानी बैलेंस ऑफ ट्रेड में पढ़ते हैं कि एक्सपोर्ट कितने ज़्यादा है इम्पोर्ट के मुकाबले, या इम्पोर्ट कितने ज़्यादा है एक्सपोर्ट के मुकाबले, ठीक है। हम ज़्यादा वैसे इम्पोर्ट करते हैं एज़ कम्पेयर टू एक्सपोर्ट, लेकिन हम एक्सपोर्ट भी बहुत करते हैं। तो हमारे कंट्री के लिए फ़ायदा होता है जब हम एक्सपोर्ट करते हैं। इंपोर्ट करने पे हमें नुकसान होता है क्योंकि हमें चीज़ें बाहर से लेनी पड़ती है, ठीक है। अगला पॉइंट है प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी एंड इन्वायरमेंट पॉल्यूशन। जो पॉवर्टी की प्रॉब्लम है और जो पॉल्यूशन की प्रॉब्लम है,
अगर हम मैक्रो इकोनॉमिक्स को ढंग से पढ़ें तो हम इन प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि मैक्रो इकोनॉमिक्स हमें बहुत सारी रीजन दे देता है कि ये सब क्यों हो रहा है. मैक्रो इकोनॉमिक्स ऑफर्स इनसाइट्स into the problem of poverty and environmental pollution. It is by using macro model that these problem are addressed. कि हमें पता चल जाती है क्या प्रॉब्लम है और हम इनको करेक्ट कर सकते हैं. पॉलिसी फॉर्मेशन, अब ये क्या है? इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स. जैसे मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स क्या? एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, टोटल कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इन द इकोनॉमी, आउटपुट अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी एंड द लाइक. और इन सब चीज़ों से इज एक्सट्रीमली यूजफुल इन द फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री. मैंने अभी आपको गवर्नमेंट बजट बताया था, उसमें बताया था कि जब भी हम पॉलिसी बनाते हैं हम क्या क्या देखते हैं. एग्रीगेट डिमांड, कि हमारी इकोनॉमी में डिमांड किस चीज़ की सबसे ज़्यादा है, सप्लाई किस चीज़ की सबसे ज़्यादा है, कंजम्पशन कहाँ हो रहा है, इन्वेस्टमेंट कहाँ हो रही है, एक्सपेंडिचर कहाँ हो रहा है, आउटपुट किस चीज़ का सबसे ज़्यादा है. ये सब चीज़ें जब हम स्टडी करते हैं उसके बाद हम पॉलिसी बनाते हैं किसी भी चीज़ से रिलेटेड. तो आई होप ये सारे पॉइंट्स आपको समझ आ गए होंगे. तो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना ताकि आगे आने वाली वीडियो भी देख पाओ. थैंक यू सो मच.